जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त अब आ चुका है। जी हां, ये वक्त है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का। पहलगाम में आतंकी हमले की तस्वीर देखकर विचलित हो रहा है पूरा देश। पूरे देश का खून खौल रहा है। हर तरफ से सबक सिखाने की आवाज बुलंद हो रही, तो दूसरी ओर एक्शन पर पूरी तैयारी जारी। अब सवाल ये है कि क्या वो वक्त अब आ गया है जब पहलगाम हमले का पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। मोदी सरकार बड़ी तैयारी में दिख रही है, जिसका खौफ पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। सीमा से लेकर पाकिस्तान की संसद तक टेंशन मची हुई। 3 घंटे में 5 बड़ी बैठक हुई है। भारत में बड़ी बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ मीटिंग की और ये बैठक बैक टू बैक हुई। 3 घंटे के अंदर 5 बैठकें, सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए और कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। ये बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई। तो वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग से बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा और जयशंकर शामिल हुए। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ का रुख किया। इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री मोदी के ये बैठकों का दौर जारी था, जिसमें उन्होंने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ लंबी चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को पाकिस्तान को लेकर खुली छूट दी और ये भी कि वो अपनी तैयारी करें, अपने समय के हिसाब से पाकिस्तान का इलाज करें। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, बैठकों पर बैठके ये क्या इशारा है और क्या कुछ साफ हो पाया है अभी तक? क्या समझ में आ रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बैठकों का दौर चल रहा है। सीसीएस की बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक में जो है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसका रिव्यू हुआ। बॉर्डर एरिया का ऊपर जो डिप्लॉयमेंट किया गया आर्मी का, उसका रिव्यू किया गया। साथ ही साथ ये भी ब्रीफ लिया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से बॉर्डर एरिया पे जो है वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है आर्मी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कुछ करने वाली है पहलगाम के अटैक के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस और उनके अलावा तीनों सैन्य चीफ जो है वो वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि आपको कार्रवाई करनी है, जवाब देना है और जवाब देना जो है वो दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। सेना की जो पराक्रम है उस पर सबको भरोसा है। किस तरीके से देना है, कौन से टारगेट पॉइंट होंगे, ये आप तय कीजिए और उसके साथ साथ कब करना है और किस तारीख को करना है ये आपको है। लेकिन सेना को खुली छूट है आतंकियों को और आतंकियों के जो सरगना है उनको जवाब देने का। ये माना जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो 24 तारीख को बिहार में जाकर ये कहा था कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है उसको भी खिसका देंगे और जो उन्हें सजा दी जाएगी उनको और उनके आकाओं को वो उनके से परे होगी, यानी उनकी सोच से भी परे होगी। ये कहा प्रधानमंत्री ने। तो ये माना जा सकता है कि जो कुछ होगा वो पिछली बार से ज्यादा होगा। उरी और पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उससे बड़ा जो जवाब है वो दिया जाएगा। लेकिन उसके समय सीमा सब कुछ सेना तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सैन्य कार्रवाई जो है आतंकियों और उनके आकाओं पर और उन लोगों के खिलाफ होगी जो उन्हें पनाह देते हैं, जो उन्हें जमीन देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले जो है पहली सीसीएस 23 अप्रैल को जब हुई थी उसमें लिए गए थे, उनका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया। अब सैन्य कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन जो भी होगा जितेंद्र भी देखिए हमारे साथ हैं और अरविंद भी हमारे साथ है। लेकिन जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सेना को देखिए खुली छूट दे दी गई है, लेकिन अगर हम आज की स्थिति को ही देखें, बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन 3 घंटे के अंदर 5 बड़ी बैठकें, क्या संदेश?
और देखिए अर्पिता, अभी की जो कार्रवाई है वो सुरक्षा एजेंसियों की और जांच एजेंसियों की दो तरीकों से हो रही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान को भारतीय सेनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से जवाब दे रही। तो वहीं दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, एनआईए की जो टीमें हैं वो लगातार उन स्थानों पर लगी हुई है और हर एक जगह का एनआईए की जो टीम है वो जानकारी हासिल कर रही है। 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ एनआईए की तरफ से किया गया है, जिसमें चाहे वो खच्चर वाले हों, टूर ऑपरेटर हों या फिर दूसरे लोग हों। तो दो तरीके से इस वक्त जो है एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन उसने किया है, 20 ऐसी लोकेशंस को जो है वो भारत की तरफ से चिन्हित किया गया है, जहां से पाकिस्तान जो है पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार उसकी तरफ से फायरिंग किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इस बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच आप समझिए ये एक अहम खबर है। बोर्ड प्रमुख आलोक जोशी के सदस्य अलावा 6 सदस्य इस बोर्ड में होंगे, जिनमें से 3 सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे, जबकि 2 भारतीय पुलिस सेना से और 1 सदस्य विदेश सेवा से है। जितेंद्र, ये बदलाव क्यों? जितेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। जितेंद्र, हिमांशु, जरा आप बताइए बदलाव क्यों? देखिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया थी। 6 नए सदस्यों को उसमें जोड़ा गया है, जिसमें रॉ के पूर्व चीफ को जो है उसकी कमान सौंपी गई है। ये देखा जा सकता है कि भारत जो है अब नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड जो है उसका उसने पुनर्गठन भी किया, और ये एक तरीके से नई संरचना करने का कारण ही है कि सरकार अपनी इंटेलिजेंस शक्ति को और बढ़ाना चाहती है, और चाहे वो विदेश के अंदर या देश के अंदर इस तरीके के जब भी खतरे आते हैं, भारत इस तरीके के कड़े फैसले लेता है। और इसीलिए रॉ चीफ जो हैं आलोक जोशी, उनको अब इसकी कमान सौंपी गई है। उनके साथ अलग अलग कमांड के लोगों को रखा गया है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं सेना के अधिकारी, उनको रखा गया। एक अगर आप लबोलब आप देखेंगे तो भारत किसी भी तरीके से यह संदेश देना चाहता है कि भारत कमजोर नहीं है, और उसके पास जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी एक पूरी टीम है, उनको जिम्मेदारी देने में भारत कभी भी पीछे नहीं हटता है। और साथ में जो इस वक्त कार्रवाई की मांग है, उस कार्रवाई की मांग में इन जो पुनर्गठन हुआ है, नए लोगों को शामिल किया गया, उनको एक बड़ा रोल मिल सकता है स्ट्रेटेजिक तरीके से। किस स्ट्रेटेजी के तहत जो है आतंकवादियों को और आतंकियों के सरगनाओं को जो जवाब देना है, उसमें जिन लोगों को इस बोर्ड में शामिल करा गया है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है जितेंद्र, पुराने बोर्ड से ये नया बदलाव किस लिहाज से अलग या स्पेशल नजर आता है आपको? और देखिए अर्पिता, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बोर्ड में बदलाव का ये फायदा होगा कि आने वाले दिनों में अगर किसी बड़े स्थिति के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कोई जानकारी या फिर किसी भी तरीके से सलाह लेनी है, तो ऐसे बदलाव का काफ़ी फायदा होता है। और यही वजह है कि इस तरीके का एक बड़ा बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। इसका मकसद ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के इस समय टेंशन बढ़ा हुआ है, पहलगाम की तरफ से, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से सिक्योरिटी के अलग अलग विंग के लोगों को जो है इसमें रखा गया। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई ऐसी स्थिति या युद्ध जैसी स्थिति कोई बनती है, तो अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं उनके एक्सपीरियंस इसमें काम आएंगे। और इसकी शुरुआत जिस तरीके से किया गया था, और इसका मकसद ही यही था कि इसमें जो है अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग रहें, चाहे वो आईबी के लोग हों, रॉ के लोग हों या फिर डिफेंस से जुड़े हुए लोग हों, तो इन लोगों को इसमें रखा गया है। और इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई विषम परिस्थिति कोई पैदा होगी, तो उस दौरान जो है इन तमाम लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं वो काम आएंगे। और इसका फायदा और इसके गठन के पीछे यही इस वक्त बताया जा रहा है। जी
ठीक है, आप रही जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, उधर श्रीनगर में जांच एजेंसियां फुल एक्शन में है। आज एनआईए की टीम बेसरन घाटी पहुंची, जहां घाटी में 3D मैपिंग की गई है। अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एनआईए की टीम घटनास्थल पर 3D मैपिंग कर रही है। 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के भागने के रूट को समझा जा सकेगा। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी अत्याधुनिक सामान के साथ बेसरन घाटी पहुंची। इस बीच आज सुरक्षा बलों ने एक आतंकी का घर उड़ाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी फारूक डेडवा के घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। अब तक 10 आतंकियों के घरों को जवानों ने नेस्तनाबूद किया है।